हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी से दोस्तों एक बार फिर मैं जैसे कि पार्ट 1 करवा दिया था। बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो क्वेश्चन पेपर था, लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर था, उसका पार्ट 1 करवा दिया था और उसमें मैक्सिमम मैं 17 क्वेश्चन अटेंड किया था और बाद बाकी मैं चेष्टा को कोशिश करूँगा कि आज ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो देखता हूँ कितना देर लगता है। ठीक है, तो यदि आप लोग अच्छा लगे तो जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो है मिल सके और तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको लोगों को कैसा लगता है जो मैं थोड़ा बहुत डिटेल्स में बताता हूँ। यदि अच्छा ना लगे तो मैं मुझे बता दीजिए कमेंट करके, तो मैं बंद कर दूंगा डिटेल्स में बताना। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे, आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय द वायरस, दिस वायरस आर इफेक्ट इन द नर्वस सिस्टम, इफेक्ट द नर्वस सिस्टम। इसमें से जो भी डिजीज है सभी के सभी क्या है, बोला गया है कि वायरस डिजीज है जो वायरस द्वारा कॉज करता है। और क्या होता है इसमें, कौन सा ऐसे दो डिजीज जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, पोलियोमाइलाइटिस, दूसरा में क्या है, इन्फ्लुएंजा, ये तीसरा क्या है, ब्रोंकियल निमोनिया, और चौथा में क्या है, ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। ठीक है, तो पोलियोमाइलाइटिस और ये रेबीज, ये दोनों को दोनों क्या करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम को जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स रेंजेज बिटवीन, चिकन पॉक्स का जो है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए 7 to 17, बी 10 to 21, सी 14 to 28, डी विद इन 7 days। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 से लेकर के 28 डेज के है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, तो ये चिकन पॉक्स जो है किस तरह का वायरस है, आरएनए है या डीएनए है, ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो ये आरएनए है या डीएनए है, तो ये आप याद रखिएगा, चिकन पॉक्स जो होता है ये डीएनए वायरस है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछता है कि हेपेटाइटिस के बारे में बता दो। हेपेटाइटिस 1, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए, हेप बी और हेप सी, ये तीनों का क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, बराबर एग्जाम पूछता है। जैसे कि हेपेटाइटिस 1 का क्या होता है, ए का 10 to 15 डेज होता है। ठीक है, ऐसे ही हेपेटाइटिस बी का क्या होता है, याद रखिएगा 50 to 180 डेज रखता है। ठीक है, इसके बाद कितना होता है, 14 to 120 डेज होता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें कितना लिखा है, 10 to 15 है ना। तो इस सबसे पहले दो चीज तो ऐसे आपको कॉमन याद हो जाएगा। 15 से आप याद मल्टीप्लाई कीजिए, 15 को 3 से कितना, 15 तिया 45, या तो 10 से आप 5 से कीजिए, उससे तो नहीं होगा। 15 तिया 45 माने 50, माने 50 के आसपास है। कहीं पर भी आप एग्जाम में पूछेगा वही आसपास रहेगा, 40 से लेकर के 50 के बीच में ही दिया रहेगा इंक्यूबेशन पीरियड। जो आपको सबसे नजदीक वाला मिल जाए उसी को आप टिक लगा दीजिएगा। तो दूसरा क्या होता है, 50 से 180। ठीक है, और तीसरा क्या, 40 से 120। तो आप ऐसे करके याद रखना चाहेंगे तो आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका कि
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, जब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को मिक्स किया जाएगा तो क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, इमल्सन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट। जब मान लीजिए आप पानी को और घुलने वाले चीज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली सॉल्यूशन तैयार होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कोई इसके लिए पैसा वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, अथवा व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है, आप उस नंबर पे मैसेज करके वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या है, क्वेश्चन का जो है आंसर शीट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हमेशा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कैल्शियम कैल्शियम इज एक्सक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन। पूछा गया है कैल्शियम जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कि कैल्शियम इज एक्सक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन, कैल्शियम जो है किस ऑर्गन के द्वारा जो है एक्सक्रेटेड किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, किडनी, बी में क्या है, किडनी एंड इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपका किडनी एंड लीवर, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, किडनी एंड पैंक्रियाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी एंड इंटेस्टाइन। क्या है, ये दोनों क्या है, कैल्शियम का ये एक्सक्रेटेड, यही से ये जो है एक्सक्रेटेड ऑर्गन है, कौन सा, किडनी एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। 22 में क्या पूछा गया, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हिच सेल is the development of the various defense mechanism and repair process। इससे पूछा गया है कि प्राइमरी फंक्शन जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म का एंड रिपेयर प्रोसेस का, वो किसका होता है, कौन सा सेल करता है, प्राइमरी डिफेंस फॉर अगेंस्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, एंड उसका रिपेयर करता है उस जगह का जहां पे कुछ ब्रेकिंग होता है। तो कौन सा है, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, रेटिकुलोसाइट, किसका होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ल्यूकोसाइट, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज बता दूं कि सबका साइज क्या होता है किसका, क्योंकि एग्जाम में भी आपका इसका बार बार पूछा जाता है, ठीक है। जैसे थ्रोम्बोसाइट का कितना साइज होता है, बार बार मैं आपको बताया हूं कि 2 to 4 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 2 to 4 माइक्रोन किसका, तो थ्रोम्बोसाइट का, ठीक है, 2 to 4 माइक्रोन, ठीक है। इसके बाद क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट डिफरेंस टाइप का होता है, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, ठीक है, ये मोनोसाइट, ये सारा होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल का होता है 10 to 14 होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, फैगोसाइटिस करता है, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस को क्या कहते हैं, इंगल्फ करता है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट का है डिफरेंट टाइप है, जैसे स्नोफिल है तो 12 to 17 होता है। मोनोसाइट का कितना होता है, 15 to 18। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो मोनोसाइट होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है WBC में, तो बेसोफिल ही होता है, सॉरी मोनोसाइट होता है, ठीक है। यदि बेसोफिल का साइज पूछ लेगा तो इसका कितना होता है, 10 to 14 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट पे। तो इरिथ्रोसाइट का साइज कितना होता है, 7 माइक्रोन होता है, ठीक है। और रेटिकुलोसाइट का मुझे पूछ देगा तो कितना हो जाता है, 7.5 से लेकर के 10 माइक्रोन होता है। कितना किसका, रेटिकुलोसाइट का साइज होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कॉन्टेनिंग एमाइनो एसिड।
इसमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो सल्फर को कंटेन करता है या रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी एलेनिन, ऑप्शन नंबर सी सिस्टीन, ऑप्शन नंबर डी वायलिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइटेस्ट आंसर, सिस्टीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिस्टीन, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, in macrocytic hypochromic anemia MCV is increase, option number A, option number B MCV decrease, option number C MCV remain with normal range, और option number D MCHC increase। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, जब आप थ्योरी क्लास यदि आप देखे होंगे शुरू में, जब मैंने थ्योरी क्लास करवाया तो उसमें आपका रेड सेल इंडिसेस के बारे में मैंने बताया था, कौन सा से एमसीबी कब बढ़ता है कब घटता है। तो मैं अभी बता दूं कि इन मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया में क्या होता है, कौन सा आपका बोला गया है एमसीबी क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या तो नॉर्मल कंडीशन में रहता है, या एमसीएचसी इंक्रीज होता है। ये पूछा गया ना, एमसीएचसी इंक्रीज होता है। तो आपको पता पीसीबी क्या होता है मैक्रोसाइटिक में, हमेशा ही कमेगा, क्या होगा? हमेशा ही एमसीबी जो होता है डिक्रीज होता है। क्या होता है? एमसीबी डिक्रीज होते हैं मैक्रोसाइटिक में। ठीक है, और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है? एमसीबी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है? ये डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं आपको यहाँ पे फिर आपको एक बार याद दिला दूँ कि एमसीबी जो होता है हमेशा मैक्रोसाइटिक, MACRO मैक्रोसाइटिक में क्या होता है? ये इंक्रीज होता है। और MICRO मैक्रोसाइटिक में क्या होता है? ये मैक्रोसाइटिक में क्या होता है? तो ये डिक्रीज होता है। ठीक है, और क्या है? एमसीवी, अच्छा एमसीवी का हो गया। मैक्रोसाइटिक में क्या होता है? इंक्रीज होता है, और मैक्रोसाइटिक में क्या होता है? डिक्रीज होता है। दोनों का स्पेलिंग अलग है। ये होगा MACRO मैक्रो, ये होगा MICRO माइक्रो। मैक्रो माने कम, माने तो ऐसे भी कम हो जाता है। MACRO मैक्रो माने बड़ा, तो ऐसे ही बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, एक पेज ले लेता हूँ, मैं डिटेल्स में बता दूं। MC क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है? एमसीबी इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, अब क्या होता है? ये हो गया मैक्रोसाइटिक। अब आता है MICRO मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है? ये क्या होता है? डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और क्या है कि एमसीबी का जो कैलकुलेशन होता है क्या होता है? कैलकुलेशन में पूछता है, तो इसका कैलकुलेशन जो होता है पीसीबी इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल आरबीसी काउंट। ठीक है, टोटल आरबीसी काउंट, ये इसका क्या होता है? एमसीबी का आपका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है आपको बता दूं, MCH, ये सारे का सारे क्या है? रेड सेल इंडिसेस के अंदर आता है। ठीक है, ये क्या है? MCH में क्या होता है? MCH का क्या होता है? इंक्रीज होता है किसमें? ये भी इंक्रीज होता है किसमें? तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में। किसमें? मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है? ये भी इंक्रीज होता है। और डिक्रीज किस में होता है? डिक्रीज होता है आपका हाइपोक्रोमिक
एनीमिया में क्या होता है, ये भी डिग्रीज होता है। ठीक है, तो इसका पूछेंगे कि इसका कैलकुलेशन क्या होता है। इसका कैलकुलेशन जो होता है आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो कैलकुलेशन होता है आपका हीमोग्लोबिन इंटू 10 डिवाइड बाय टोटल आरबीसी काउंट। ठीक है, इसमें भी वही होता है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं अपन एमसीएचसी पे। ठीक है, तो एमसीएचसी क्या है, एमसीएचसी जो है इंक्रीज होता है किसमें, ये जो इंक्रीज होता है आपका एस्फेरोसाइटोसिस, एस्फेरोसाइटोसिस में। ठीक है, ये क्या होता है, एस्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। और डिग्रीज किस कंडीशन में होता है, डिग्रीज जो होता है आपका हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। क्या होता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है, ये डिग्रीज होता है। ठीक है, अब आते हैं बारी कि इसके कैलकुलेशन क्या होता है। तो इसका भी कैलकुलेशन है भाई, ये भी कैलकुलेशन से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन है आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन इंटू 100 डिवाइड बाय पीसीबी। ठीक है, क्या है, पीसीबी, ये इसका क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, हम रोल होता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप तो सभी को लोग पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया कि डिजीज कॉज्ड बाय अ वेक्टर इज कॉल्ड एज, जो वेक्टर के द्वारा कॉज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूनोसिस, एंथ्रोपोड बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न या फूड बोर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंथ्रोपोड बोर्न डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड से हम लोग, पिनियल ग्लैंड से क्या सेक्रेशन होता है, क्या सेक्रेट होते हैं, मेलानिन, मायोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन या अदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों इसमें से एक भी जो है सेक्रेशन नहीं होता है पिनियल ग्लैंड से। कहाँ से, पिनियल ग्लैंड से। तो पिनियल ग्लैंड से सेक्रेशन क्या होता है, तो मेलाटोनिन होता है। क्या होता है, पिनियल ग्लैंड से क्या होता है, मेलाटोनिन होता है, सेक्रेशन होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी में आपका मेलाटोनिन लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाएगा तो आपको दिखाते हैं। ये इसका नेक्स्ट पेज, इसमें देखिए आपका लास्ट में लिखा हुआ है मेलाटोनिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं कि द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम क्लोजेस्ट टू विच वैल्यू। बोला गया है कि डेली रिक्वायरमेंट हम लोगों का कितना है कैल्शियम का, तो इसमें जो दिया है उसका सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया है, 200। ऑप्शन नंबर बी में कितना दिया है, 300। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 1000। डी में 600। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। 100 mg जो होता है इसका क्लोजेस्ट वैल्यू है, इसमें जो दिया हुआ है आपका डेली रिक्वायरमेंट का। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे रहता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, जिसमें इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप लोग फिजियोलॉजी सही से पढ़ेंगे, सबसे पहला पार्ट जो है सेल एंड टिश्यू वाला स्ट्रक्चर, सेल एंड टिश्यू का स्ट्रक्चर जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट जो होता है फिजियोलॉजी का, उसमें ये चीज दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, इसका फंक्शन के बारे में जाइएगा तो फिर बहुत सारे डिटेल्स हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका फंक्शन के बारे में कभी कभी बताते जाऊंगा। ठीक है, करके अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या यूनिट होता है,
द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सा यूनिट होता है, mg/dl, ग्राम पर dl, या तो इट इज यूनिटलेस माने कोई यूनिट नहीं होता, या तो ml/ग्राम। यदि हेमेटोलॉजी का आप पहला क्लास देखे होंगे तो मैं शायद पहला या दूसरा क्लास में वहीं पे बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या यूनिट होता है। तो क्या यूनिट होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, किसका, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है कि कोलिंकिया इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया दैट प्रेजेंट इट सेल्फ ड्यू टू, इससे पूछा गया है कि ये जो कोएलोंकिया जो है इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है। ये जो होता है एनीमिया कंडीशन में होता है और उसका इसमें से यहाँ पे दिया होता है किस कोलिंकिया इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ एनीमिया दैट प्रेजेंट, अच्छा हाँ, इसमें ये पूछा गया किस विटामिन की कमी से कारण क्या होता है कोलिंकिया जो है क्लिनिकल फीचर है एनीमिया का, ठीक है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12, फोलेट डिफिशिएंसी, आयरन डिफिशिएंसी और विटामिन डी मेम्ब्रेन इफेक्ट। तो आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे ये दिमाग लगाए कि एनीमिया होता किससे है, किसके डिफिशिएंसी के कारण होता है। सही पकड़े आप, सही पकड़े, एनीमिया किसके वजह से होता है, आयरन डिफिशिएंसी के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, माने आयरन डिफिशिएंसी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, द क्रेनियल नर्व दैट कंडक्ट इम्पल्स फॉर विजन। यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व है, ठीक है, उसमें से कौन सा है जो विजन के लिए उत्तरदायित्व है, जो विजन के लिए जरूरी है, किस क्रेनियल नर्व के द्वारा विजन होता है। सबसे पहला क्या दिया, ऑक्यूमुलेटर। ऑक्यूमुलेटर किस तरह का नर्व है, तो ये हमेशा याद रखिए मोटर नर्व है। क्या बोलते हैं इसको, मोटर। मोटर माने वो चारों साइड घूमते रहता है, इसको बोलते हैं क्या, ऑक्यूमुलेटर को, ऑक्यूमुलेटर नर्व को मोटर नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, सप्लाई करता है किसको, सप्लाई द मसल्स ऑफ आईबॉल्स। आईबॉल के, आईबॉल जो होता है उसको क्या करते हैं, मसल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व ये भी क्या है, मोटर नर्व है। इसका काम क्या है, इसमें ये नर्व जो होता है फेशियल नर्व, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, मसल्स का जो है एक्सप्रेशन शो करता है। क्या करता है, मसल्स का जो है एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है, सप्लाई करता है। इसके बाद क्या, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक क्या है, यह एक तरह का सेंसरी नर्व है। क्या है, सेंसरी नर्व है, जो क्या करता है आपका विजन के लिए, ये जो नर्व है ये विजन के लिए काम करता है, ठीक है, किसके लिए, विजन के लिए। ये नर्व किसके लिए काम करता है, ये किसका नर्व है, तो विजन के लिए नर्व जो है ये काम करता है। अब आता है वैगस। वैगस किस तरह का नर्व है, ये जो नर्व है आपका मिक्स्ड नर्व है। कौन सा, मिक्स्ड है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड नर्व भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, लंग्स में, हार्ट में, स्टोमक में एंड इंटेस्टाइन में। इतने सारे जगह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन सारे जगह क्या होता है, सेंसेशन करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिक्स्ड नर्व बोला जाता है, ठीक है। तो मैं हो सकता है तो आज नहीं तो कल 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व होता है सभी के बारे में बता दूंगा कि कौन सा नर्व का क्या काम है, ठीक है, और कौन सा नर्व को सेंसरी नर्व बोला जाता है, कौन सा नर्व को मोटर नर्व बोला जाता है, कौन सा को क्या कहते हैं आपका मिक्स्ड नर्व बोला जाता है। 3 ही तरह का होता है, मिक्स्ड, सेंसरी और मोटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व इज द
राइट आंसर। विजन के लिए, इम्पल्स के लिए कौन सा काम करता है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है कि रेनल कैलकुली इज नॉट एसोसिएटेड विथ, रेनल कैलकुली जो है इसमें से कौन सा किससे एसोसिएट नहीं होते हैं? प्यूरिन, पैरामिडिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो किससे नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पैरामिडिन जो होता है आपका रेनल कैलकुली फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी जब बीएमएलटी डीएमएलटी जो भी पढ़े होंगे तो आप लोगों का सबसे पहला टर्म जो आता है सेमेस्टर आता है, उसमें आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाता है। एनाटॉमी के सबसे पहला जो स्टार्ट होता है इसी से स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो वर्ड आप पढ़ेंगे एनाटॉमी का तो यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, एनामिस क्या होता है, टोमिस क्या होता है। ठीक है, यही से सबसे पहला आपको पढ़ाया स्टार्ट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूरोलॉजी और हिस्टोलॉजी। जैसे मैंने आपको बोली दिया कि एनाटॉमी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग दिमाग लगा लिए होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनाटॉमी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया? द मोस्ट एबोडेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम। ये भी बहुत ईजी है, कॉमन सेंस की बात है इसमें। द मोस्ट एबोडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सिस्टम। कौन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सभी लिविंग सिस्टम में पाया जाता है? ब्लड, वाटर, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया? गैस्ट्रिक डिजीज आर दोज व्हिच आर रिलेटेड टू। गैस्ट्रिक डिजीज जो है किससे रिलेटेड है? स्टोमक से, इंटेस्टाइन से, लंग से, लीवर से। तो आप सभी लोग जानते हैं किससे रिलेटेड होगा। यदि गैस्ट्रिक जो होता है तो गैस कहाँ बनता है? गैस कहाँ बनता है? तो स्टोमक में बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए आंसर। इसके बाद क्या? क्वेश्चन नंबर 36, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड है। एक्स्ट्रा जो क्रोमोजोमल एलिमेंट है बैक्टीरिया का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर बी कॉस्मिड, ऑप्शन नंबर सी फैगमिड, ऑप्शन नंबर डी फास्मिड। इसमें ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि कोई भी पकड़ लेगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मिड। ठीक है, बैक्टीरिया यदि आप पढ़े होंगे चैप्टर तो कॉस्मिड, फैगमिड, फास्मिड ये हमको लगता नहीं कि आप लोग कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 37 कि वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ कोलेरा। कोलेरा का मेन सिम्टम क्या होता है? इस यहाँ पे जो दिया ऑप्शन उसमें से कोई एक कौन सा है आप बताइएगा। वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या देना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाई ब्लड प्रेशर। तो कोलेरा में ब्लड प्रेशर हाई कभी नहीं होगा, लो ही होगा जहाँ तक हो। हाइपरटेंशन भी नहीं होगा। डायरिया होगा, क्या होगा? माइग्रेन तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डायरिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन हम लोग किसको बोलेंगे? कैन नॉट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? वो कम नहीं करता है? करता है भाई। कैन नॉट कॉज डिजीज, ये क्या डिजीज कॉज नहीं करता है? करता है भाई। क्योंकि कोई फॉरेन पार्टिकल होगा घुसेगा तभी तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमजोर पड़ेगा। एंटीजन जो है, एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल है, वो तो हमारे शरीर क्या हार्म करता है, तो डिजीज फैलाएगा। कैन नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या इंड्यूस नहीं करता है? करता है। इसको कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये एकदम सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है? ये इंड्यूस करता है, कम करते चला जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया को तो हम लोग आपको पढ़ाए भी हैं, जाकर आप डिटेल्स देख लीजिएगा कि मलेरिया में क्या है। तो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको कुछ हिंट्स बताता हूँ। मलेरिया क्या है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय मैक्रो। मलेरिया जो है किसके द्वारा कॉज्ड करता है, ये पूछा गया। प्रोटोजोवन, फंगी, वायरस या बैक्टीरिया, ये किसके द्वारा करता है? तो आपको मोस्ट थोड़ा बहुत बता दूं यहाँ पे मलेरिया के बारे में, ठीक है, कि मलेरिया क्या है? ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। क्या है? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये किसके द्वारा कॉज करता है? तो पैरासाइट। किसके द्वारा? पैरासाइट के द्वारा कॉज करता है, ठीक है। द पैरासाइट व्हिच कॉज मलेरिया इन मैन एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद होता है इसका, यदि कभी कभी पूछता है, ज्यादा तो नहीं पूछता है, कि इसका क्लास क्या होता है मलेरिया का। याद रखिएगा, मलेरिया का जो क्लास होता है स्पोरोजोआ होता है, ठीक, क्या होता है? क्लास होता है स्पोरोजोआ। और सब ऑर्डर क्या होता है? हीमोस्पोरिडिया होता है। क्या होता है? हीमोस्पोरिडिया होता है। और जीनस क्या होता है? जीनस तो सभी को पता होगा, प्लाज्मोडियम होता है जीनस। क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होता है? इसका जीनस होता है, ठीक है। इसके बाद कितने टाइप्स का होता है? सभी लोग जानते होंगे 4 टाइप्स का होता है, लेकिन स्पेशली अभी रिसेंटली क्या बहुत दिन हो गया, इसका 5 टाइप्स का हो गया है। किसके टाइप का होगा? कितने टाइप हो गया? 5 टाइप का। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे बता दूं, हर एक एग्जाम ज्यादातर एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है, 5 टाइप का। तो ये पहले बता दो कौन कौन सा होता है 5 टाइप। तो वो पहला हो गया आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। दूसरा क्या होगा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तीसरा क्या हो गया? प्लाज्मोडियम मैलेरी। चौथा क्या हो गया? प्लाज्मोडियम ओवेल। और 5वां क्या हो गया? प्लाज्मोडियम नोवेलेस्की। नोवेलेस्की स्पेलिंग है KNOW, ठीक है, LES है। क्या है? प्लाज्मोडियम नोवेलेसी, ठीक है। ये पांचों क्या हो गया आपका? इसका 5 टाइप्स का क्या हो गया? मलेरिया हो गया, ठीक है। स्पेसिस क्या है? ये 5 टाइप का स्पेसिस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो इसमें से मोस्ट सीरियस जो होता है मलेरिया, वो किसके द्वारा कॉज करता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के द्वारा क्या होता है जो कॉज करता है, वो सबसे बड़ा सीरियस होता है, ठीक है, वाइटल होता है। अब आते हैं कि मलेरिया ट्रांसमिट तो बता ही दिया किसके द्वारा होता है, पर्सन टू पर्सन मॉस्किटो बाइट के द्वारा क्या होता है, ये मलेरिया जो है तो ये जो है पर्सन टू पर्सन होता है, ट्रांसमिट होता है, पर्सन टू पर्सन होता है किसके द्वारा? तो मॉस्किटो बाइट के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? तो मॉस्किटो बाइट के द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। अब आते हैं एक यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पी वाइवेक्स जो होता है, पी वाइवेक्स जो होता है वो किस तरह के मलेरिया कॉज करता है? तो बिनाइन टर्सन मलेरिया, किसको बोलते हैं? बिनाइन टर्सन मलेरिया। क्या बोलते हैं? बिनाइन टर्सन मलेरिया। और एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो कॉज करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट टर्सन मलेरिया। तो इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है वीडियो।
जो मोस्ट था यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वही बता दिए। इसके बाद होता है जब आप जाइएगा पैथोजेनेसिस में, तो आपका क्या होता है, इरेथ्रोसाइटिक फेज आता है, एक जो इरेथ्रोसाइटिक फेज आता है। तो ये सारा बहुत डिटेल्स चला गया, तो इसके लिए ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा, हमारे हेमाटोलॉजी प्लेलिस्ट में होगा शायद, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40 में। अच्छा, इसका 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, प्रोटोजोन। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ पीसीबी। ये मैंने आपको हेमाटोलॉजी का जब थ्योरी क्लास पढ़ाया था, सेकेंड या थर्ड क्लास में आपको मैंने बताया था कि किस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पीसीबी करते हैं, दैट मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। तो वहां पे हम बताए थे। तो पहला क्या है, हेलिक ट्यूब, खान ट्यूब, विंट्रोप ट्यूब, वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब। हेलिक ट्यूब के बारे में मैं बताया था आपको जब आप थ्योरी क्लास पढ़े होंगे। मैं बार बार कोई चीज़ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। हेलिक ट्यूब बहुत ही कॉमन ट्यूब है, यदि आप मैनुअली काम किए हैं तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। खान ट्यूब के बारे में नहीं बताया है, उसके बारे में बता दूंगा। इसके बाद आता है अभी विंट्रोप ट्यूब और वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब। वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब के बारे में बता दिए थे आपको थ्योरी क्लास में, तो ये भी नहीं बताएंगे। अभी जो बताएंगे मोस्ट जो है पीसीबी के लिए कौन सा ट्यूब यूज किया जाता है, तो आपका यूज किया जाता है इसके लिए ट्यूब यूज किया जाता है, मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, इसके लिए यूज किया जाता है आपका विंट्रोप ट्यूब, ठीक है। तो विंट्रोप ट्यूब के बारे में डिटेल्स बताया था, यदि नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ डिटेल्स। विंट्रोप ट्यूब के बारे में जो है क्या है, विंट्रोप ट्यूब। विंट्रोप ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो मेथड भी बुलाया जाता है इसको, ठीक है। मैक्रो मेथड, इस ट्यूब, इस मेथड के बारे में, इस मेथड से जो करते हैं उसको हम लोग मैक्रो मेथड भी के द्वारा भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इस ट्यूब में क्या होता है, इस ट्यूब के लिए हम लोग क्या चाहिए, ईटीए या ऑक्जेलेट या हेपाइन एंटीकोगुलेंट ब्लड से हमारा सैंपल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो मार्किंग रहता है, ठीक है, इसमें मार्किंग जो रहता है 100 मार्क्स अप टू 100 रहता है, ठीक है। और जैसे ये है, टोटल तो 110 मार्किंग रहता है, टोटल जो होता है लंबाई इसका 110 mm होता है, बट हम लोग का मार्किंग कितना होता है, कितना तक होता है, 100 mm तक इसका मार्किंग रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें ब्लड सैंपल डाल करके, ठीक है, यहाँ तक क्या करते हैं हम लोग, ब्लड सैंपल डाल देते हैं, कहाँ तक, 100 मार्किंग तक। इसमें 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके मार्किंग रहता है, 0, 10, 20, 30, 50 ऐसे करके मार्किंग रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अप टू 100 मार्क्स तक क्या करते हैं, इसको ब्लड इसमें फिल कर देते हैं। ब्लड के फिल करने के बाद क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग 3000 RPM पे क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। कितने देर के लिए, तो 30 मिनट्स के लिए इसको करते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स करने के बाद फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर इसको बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होता है पैक्ड होता है, नीचे बैठ जाता है, और प्लाज्मा जो होता है ऊपर आ जाता है, और जो होता है बफी कोट जो होता है मिडिल पार्ट में रहता है, ठीक है। जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूज करके निकालेंगे तो आपको पैक्ड रेड सेल जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका पैक्ड रेड सेल देखने को मिलेगा, और ऊपर जो है आपका ये पोर्शन जो है आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। और मिडिल पार्ट में जो है आपका यहाँ पे ये व्हाइट कलर का व्हाइट इस तरह रहता है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पफी कोट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा, ये हो जाएगा आपका बफी कोट, और ये हो जाएगा आपका पैक्ड रेड सेल, ठीक है, पैक्ड रेड सेल। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि ये तो हो गया मैक्रो मेथड के द्वारा, विंट्रोप ट्यूब के मेथड द्वारा। यदि मान लीजिए आपको बच्चे के लिए आ गया, बच्चे को ज़्यादा प्लेट कलेक्शन आप कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे आप कैसे करेंगे पीसीबी, तो वहाँ पे जो करेंगे उस मेथड का नाम है आपका
मैक्रो मेथड यूजिंग कैपिलरी ट्यूब, वहाँ पर हम लोग किस मेथड के द्वारा करेंगे, MICRO मैक्रो मेथड। मैक्रो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब को हम लोग यूज करते हैं। कौन सा, कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब में जो यूज करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड खुला रहता है। तो ये कितना mm को लेते हैं, इसका लेंथ जो होता है 75 mm का लेंथ होता है, ठीक है। इसका इंटरनल बोर जो होता है 1 mm होता है। और उसका बता दूं, जो पीसीबी है, पीसीएफ का कितना होता है, 2.5 mm इंटरनल बोर होता है, ठीक है। पीसीबी जो विंडरोव ट्यूब का है 2.5 mm जो होता है इसका इंटरनल बोर होता है। किसका, विंडरोव ट्यूब का। इसका कितना होता है, 1 mm इंटरनल बोर होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूज होना जरूरी है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। इसके लिए स्पेशल सेंट्रीफ्यूज, इसको बोलते हैं मैक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज हम लोगों को लगता है, ठीक है। इसको हम लोग कितने आरपीएम पर घुमाएंगे, तो इसके लिए हम लोग 12,000 आरपीएम, कितना, हम लोग इसके लिए 12,000 आरपीएम पे क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। कितने देर के लिए, कितने देर के लिए, तो 5 मिनट्स के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर इसको बाहर निकाल करके फिर इसका रीडिंग लिया जाएगा, ठीक है। इसका दोनों साइड क्या रहता है, खुला रहता है। तो एक साइड आपको तो प्लग दे करके उसको क्या करना है, बंद कर देना है। इसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटेल्स। और यदि इसका पूछ दिया जाए कि पीसीबी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो आप याद रखिएगा पीसीबी का जो नॉर्मल रेंज होता है मेल में, जब इतना बता ही दिए तो मैं इसका नॉर्मल रेंज ही बता देता हूँ। मेल में जो होता है आपका नॉर्मल रेंज 40 से लेकर के 55%। फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में जो होता है 35 से लेकर के 48%। और इन्फेंट में कितना होता है, बच्चे में, तो 45 से लेकर के 60% होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 41 में क्या पूछा गया कि एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल क्या है, नॉर एड्रेनलिन, इंसुलिन, बाइल सॉल्ट, डी कोलेस्ट्रॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इधर राइट आंसर नॉर एड्रेनलिन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 42। इससे पूछा है कि इंटरफेरोन्स क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होता है, या दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, मेड एंड रिलेटेड बाय लिम्फोसाइट। तीसरा क्या, हाई मोलिकुलर प्रोटीन। और चौथा क्या है, मेड एंड रिलीज वेट बाय प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 42 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो सबसे ऊपर था। सबसे ऊपर क्या था, तो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन, ये क्या है, इसका इंटरफ्रोन है, ठीक है। इंटरफ्रोन क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होता है इंटरफ्रोन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या दिया, बैक्टीरिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज। बैक्टीरिया होता है किस क्लासेज में, आपका किस क्लास में होता है, किस क्लास से बिलोंग करता है बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोकारियोट्स, यूकारियोट्स, प्रोटोजोआ, कैराटोसाइट्स। तो आपको जो है इसका शायद मैं आपको नहीं बताया हूँ डिटेल्स, ठीक है, कौन कौन सा है, आपको प्रोकारियोट्स में है और कौन कौन सा यूकारियोट्स है, ठीक है। तो आपको बता दूं यहीं पे कि प्रोकारियोट्स में कौन कौन सा है, बैक्टीरिया, ये प्रोकार्योट्स है, इरिकेट्सिया, ठीक है, इरिकेट्सिया, क्लैमेडिया,
इसके बाद क्या है, मैकोप्लाज्म, और क्या होता है, और भी एक दो है जो होता है, ठीक है। तो इतना सारा हो गया होगा ईटीसी, ये क्या हो गया आपका प्रोकार्योट्स हो गया, ठीक है। अब क्या आते हैं यूकार्योट्स। यूकार्योट्स में क्या होता है, यूकार्योट्स में क्या आता है, यूकार्योट्स में जो आता है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आता है, ठीक है। प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, एल्गी आता है। तो एल्गी में भी एक एल्गी जो होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो होता है प्रोकार्योट्स में चला जाता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके बाद बाकी जो भी एल्गी आपको यूकार्योट्स में आता है, ठीक है। तो ये हुआ दोनों का एग्जाम्पल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रोकार्योट्स क्या है, बैक्टीरिया। प्रोकार्योट्स ग्रुप में क्या होता है, बैक्टीरिया जो बिलोंग करता है प्रोकार्योट्स ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अब जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज पैथोलॉजिकल पोलीयूरिया। पोलीयूरिया किस कारण से होता है, कुछ पैथोलॉजिकल के कारण, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, हाई प्रोटीन डाइट। ऑप्शन नंबर आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर बी और सी क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस के कारण क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है पोलीयूरिया का। वैसे तो इंक्रीज फ्लूइड टेक से भी होता है, हाई प्रोटीन डाइट से भी हो जाता है, लेकिन इसका क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस के कारण क्या होता है, पोलीयूरिया ऑकर्स होता है। ये आज का रहा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन पेपर पूरा खत्म हो गया। अब ये नीचे देखिए, यहाँ पर मैंने सबका आंसर शीट दे दिया हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए आप हमें ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हैं, या तो व्हाट्सअप नंबर जारी किया वहाँ पे जाकर के आप इस पीडीएफ को मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ से भी प्रोवाइड करा दूंगा इस पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।